एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मान लीजिए दो वेक्टर है और वो दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर हम ट्रायंगल बना ले रहे हैं। यहां पर एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। हमने बोला कि मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर है जो किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए इस ट्रायंगल का ये वाला साइड है वेक्टर ए और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी। तो यहां देखो इस वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का टेल आपस में जुड़ा हुआ है ना, मतलब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स हैं। जब भी किसी दो वेक्टर का या तो टेल आपस में जुड़े हुए हो या फिर हेड आपस में जुड़े हुए हो तो वो एडजेसेंट साइड्स कहलाते हैं, वो एडजेसेंट वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के दो साइड्स है ना, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी इस ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको फाइंड करनी है इस ट्रायंगल की एरिया विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, फाइंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? तो थीटा है, ठीक है। तो देखो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यदि हमको वेक्टर बी का कंपोनेंट ड्रा करना हो ना, हमको वेक्टर बी का कंपोनेंट ड्रा करना हो तो इस वेक्टर ए के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आएगा? तो बी cos थीटा आएगा ना। जब हमने कंपोनेंट ड्रा करना बताया था ना, तो वहां पर हमने बताया था कि जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनती है ना, उस एक्सिस पर कॉस कंपोनेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए वेक्टर बी का वेक्टर ए के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ना, वो होगा बी कॉस थीटा, ठीक है। और इस बी कॉस थीटा, देखो ये वाला है बी कॉस थीटा। इस बी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, इस बी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, चलो इस बी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो दूसरा कंपोनेंट होगा ना, वो क्या होगा? बी साइन थीटा। देखो आपको कंपोनेंट ड्रॉ करना आना चाहिए। तो हमने जब कंपोनेंट पढ़ाया था ना, तो वहां पर अच्छे से बताया है कि किस तरह से कंपोनेंट ड्रॉ किया जाता है, तो आपको आना चाहिए ये। ओके, तो ये हो गया बी कॉस थीटा और ये हो गया बी साइन थीटा। ये बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। और ये बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा क्या है? तो ये इस वेक्टर बी का कंपोनेंट है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहां से देखो, यहां से इस ट्रायंगल के बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हमने ड्रॉ कर दिया। यहां से इस ट्रायंगल के बेस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो चलो अब देखते हैं। अच्छा ये भी देख लो, हमको यहाँ पर बी कॉस थीटा की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर बी कॉस थीटा की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। हमने इसको मिटा दिया। ये देखो ये है बी साइन थीटा और ये है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लिया है ना, तो ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये लाइन जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस ट्रायंगल के बेस पर, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। क्योंकि ये बी साइन थीटा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी बी साइन थीटा होगा। क्योंकि ये बी साइन थीटा है, इसलिए ये भी बी साइन थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? तो बी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब हम इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि हमको इसकी भी कोई आवश्यकता अब नहीं है। ये आपको समझने के लिए था, तो हमने इसको मिटा दिया। अब इसकी कोई जो आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो कितना होता है बताइए? वो होता है हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, चलिए अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये लिख लेंगे हाफ, उसके बाद बेस, बेस क्या है इस ट्रायंगल का, ये वाला है ना साइड, ये वाला साइड क्या है, बेस है इस ट्रायंगल का, तो ये कितना हो जाएगा, इस बेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए ना, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसका बेस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ओके, इनटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला देखो हाइट है ना, ये वाला हाइट है, तो हाइट कितना है, हाइट कितना है 20 sin थीटा है ना, हाइट हाइट कितना है तो 20 sin थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे हाइट की जगह पर क्या लिख देंगे 20 sin थीटा। ओके, चलो नेक्स्ट, हाफ इंटू, ये देखो मोड ऑफ वेक्टर ए है, हमने बताया था कि किसी भी लेटर के ऊपर यदि हम एरो लगा देंगे ना तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और यदि हमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो यदि इस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इस वेक्टर में मोड लगा देंगे तो हमको इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। ये क्या है, मोड ऑफ वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको मैग्नीट्यूड को, इस लेटर के ऊपर से एरो हटा देता है ना तो ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यदि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट करना है ना तो या तो आप मोड ऑफ वेक्टर ए लिखिए या फिर इस ए के ऊपर से एरो को हटा दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि मोड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर इनटू बी साइन थीटा। तो अब सीधी सीधी मैं यहां से लिख सकता हूं इसको ए बी साइन थीटा, सीधी सीधी क्या लिख सकता हूं इसको, चलो ए बी साइन थीटा सीधी सीधी मैं लिख दे रहा हूं, ए बी, चलो यार थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा है, मैं क्या लिख दूंगा इसको, ए बी साइन थीटा लिख सकता हूं ना। इस मोड ऑफ वेक्टर ए की जगह पर हमने केवल ए ले लिया और ये बी साइन थीटा तो है, तो यहां से क्या आ जाएगा हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। अब याद कीजिए जब हमने आपको पढ़ाया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हमने बोला था होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, होता है ना, हमने पढ़ाया था ये बात है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां पर ए बी साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को और एन कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। ए बी साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। मतलब यदि हम बात करें मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मोड ऑफ वेक्टर बी तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अब यहां पर तुम एन कैप मत लगा देना, क्यों, क्योंकि एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में मोड लगा दिया ना, मतलब आप इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में मोड लगा दिया ना, मतलब आप इसके केवल एंड केवल मैग्नीट्यूड को बात कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी साइन थीटा। इसलिए भले ही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, यहाँ पर एन कैप नहीं होगा। तो यहाँ पर ए बी साइन थीटा है और यहाँ भी ए बी साइन थीटा है, मतलब इस ए बी साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकता है, मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाएगा हाफ, उसके बाद इनटू मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस फार्मूला के हेल्प से आप इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो हमने भले ही इसको वेक्टर ए माना, इसको वेक्टर बी माना, इसमें से ये जो ट्रायंगल है ना,
ये जो दो वेक्टर हैं इस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी दो साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है ये वेक्टर बी हो और ये है वेक्टर ए, तो भी ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये वाला साइड वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है रहेगा और ये वाला साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। इनमें से कोई भी दो साइड्स, जब ये दो वेक्टर इस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ना, दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, एडजेसेंट साइड होना चाहिए। जब ये दो वेक्टर इस ट्रायंगल के दो एडजेसेंट, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप इस फॉर्मूला के हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात देख लो, हमने जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था ना, तो वहाँ हमने आपको बताया था, इसको हमको मिटाना पड़ेगा। वहाँ पर हमने आपको बताया था जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हम नहीं लिख सकते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना? आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है? लेकिन 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 यदि बात करें केवल मैग्नीट्यूड की ना, यदि बात करें केवल मैग्नीट्यूड की, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये केवल एंड केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो चाहे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस इनके डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। ठीक है ना? इनकी डायरेक्शन और इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका या फिर इसका या फिर इसका, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो ये जो है ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या फिर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। मतलब यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, केवल एंड केवल मैग्नीट्यूड है। तो हमने बताया है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, केवल डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो क्योंकि जब हम बात करें यदि मैग्नीट्यूड कहेंगे ना, तो हम या तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोले या फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बोले, एक ही बात है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिख सकते हो, हाफ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला के हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। हम किसी पैरेललोग्राम का एरिया को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लीजिए दो वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया। हमने कहा कि मान लो कि दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हम कि पैरेललोग्राम का ये वाला साइड जो है ना, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पैरेललोग्राम का ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड जो है, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, तो थीटा है। ठीक है ना? यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एडजेसेंट साइड मतलब इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का दोनों का टेल क्या हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें फाइंड करनी है इस पैरेललोग्राम की एरिया। ओके, तो अगेन से आपको इस वेक्टर बी का कंपोनेंट ड्रा करना पड़ेगा, इस वेक्टर बी का कंपोनेंट ड्रा करना पड़ेगा। तो हमने बताया था ना, जब एरिया ट्रायंगल हम देख रहे हैं तो बताया था ना हमने कि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनती है वहां पर कॉस कंपोनेंट होता है।
हमको किसका कंपोनेंट ड्रा करना है, तो वेक्टर बी का। तो इस ये जो वेक्टर बी है ना, इस वेक्टर ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब इस वेक्टर बी का इस वेक्टर ए के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ना, वो होगा बी कॉस थीटा। यहां पर क्या होगा, बी कॉस थीटा। क्यों बी कॉस थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये जो वेक्टर बी है ना, इस वेक्टर ए के साथ थीटा एंगल बना रही है, और जिसके साथ थीटा एंगल बनती है उसके अलोंग बनती है कॉस कंपोनेंट। इसलिए इस वेक्टर बी का वेक्टर ए के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ना, वो होगा बी कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, तो दूसरा कंपोनेंट इस वेक्टर इस बी कॉस थीटा पर क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट इस बी कॉस थीटा पर परपेंडिकुलर होगा। एक बार इधर आता है और एक बार ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है ना। ये वाला लाइन थोड़ा सा एकदम बिल्कुल सीधा होगी, तो ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा क्या है, तो इस वेक्टर बी का कंपोनेंट है। हमको बी कॉस थीटा से कोई काम नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ओके, चलो यदि हम बात करें कि इस पैरेललोग्राम का हाइट क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का हाइट क्या होगा, चलो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे ना, तो हमको इस पैरेललोग्राम का हाइट मिल जाएगी। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया ना। तो ये वाला लाइन क्या होगी, इस पैरेललोग्राम को हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। और देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। सो इसलिए यदि ये वाला लाइन 20 sin थीटा है ना, ये वाला लाइन कितना है 20 sin थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 sin थीटा हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब हम इसको भी क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। हमको इससे भी कोई लेना, अब इससे भी कोई हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हमको केवल इसकी आवश्यकता है 20 sin थीटा की। चलो अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो कितना होता है, बताओ कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना। पैरेललोग्राम के एरिया कितना होता है, तो बेस इंटू हाइट होती है। ओके, चलो यहां पर लिखते हैं हम, बेस कितना है इसकी, बेस कितना है बताओ। इस पैरेललोग्राम का बेस ये है ना, पैरेललोग्राम का बेस क्या है, ये है। और इस साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इसके बेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो बेस तो हो गया। उसके बाद हाइट इंटू हाइट, हाइट कितना है, ये वाला देखो हाइट है, ये वाला हाइट है ना। और जो कितना है 20 sin थीटा, कितना है बी साइन थीटा। अगेन से वही बात, आप मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखिए या फिर ए लिखिए, दोनों वेक्टर ए के, आप मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखिए या फिर ओनली ए लिखिए, दोनों वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस मॉड ऑफ वेक्टर ए के जगह पर क्या लिख दिया, ओनली ए लिख दिया, फिर लिख दिया इनटू बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब याद कीजिए अगेन से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा और एन कैप, जहां पर ए बी साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को और एन कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो यदि बात करें हम मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो कितना हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ए बी साइन थीटा है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा ना। तो देखिए ये रहा ए बी साइन थीटा और ये रहा ए बी साइन थीटा, मतलब इस ए बी साइन थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो चलिए लिख दिए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस
वेक्टर बी। तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया ना आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो इस फार्मूला के हेल्प से आप इस पैरेललोग्राम का एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अगेन से वही वाला कहानी फिर से, तो आप मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखिए या फिर मोड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला इस पैरेललोग्राम का एरिया को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। आप इस क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से इस पैरेललोग्राम का एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अगर फिर से मैं बोल रहा हूं कि हमने यहाँ पर इस दोनों साइड्स को किस वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। वास्तव में आप इस पैरेललोग्राम का ये जो दोनों वेक्टर है ना, वास्तव में ये दोनों वेक्टर है इस पैरेललोग्राम के किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे ना। जब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस पैरेललोग्राम के किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके उस पैरेललोग्राम का एरिया को फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है यही वाला साइड वेक्टर ए होना चाहिए और यही वाला साइड वेक्टर बी होना चाहिए। इस पैरेललोग्राम का कोई भी दो साइड्स होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है इस पैरेललोग्राम के किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तब आप इस फार्मूले के हेल्प से ना इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से देखेंगे हम एरिया पैरेललोग्राम। तो आप बोलेंगे अभी तो हमने एरिया पैरेललोग्राम देखा था, यस। एक बार फिर से देखेंगे हम एरिया पैरेललोग्राम, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस होगी, इस बार थोड़ा सा डिफरेंस होगी। इसके पहले वाला मैंने बोला था कि मान लो दो वेक्टर है जो किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मान लो दो वेक्टर है जो किसी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए जब दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल को रिप्रेजेंट करेंगे, तब उस पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलो देखो, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है, इनका डायगोनल है ना। और ये भी क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन हो गया ना, मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ये क्या है, ये इनका डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का। और ये भी डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, ओके। तो हमने कहा कि मान लीजिए दो वेक्टर है जो किसी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये वाला जो है ना, ये वाला वेक्टर ए, ये इस डायगोनल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डायगोनल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस डायगोनल को वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने मान लिया कि इस डायगोनल को वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है और इस डायगोनल को वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनकी एरिया क्या होगी, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लिख देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या हो जाएगी, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या फिर हाफ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप इस पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल दी बेस्ट।